कौन कहता है कि आसमां में सुराग नहीं हो सकता? कौन कहता है आसमां में सुराग नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यार। तो इस शायरी को चरितार्थ करते हुए हमारे कुलदीप जी पटेल को आमंत्रित करता हूँ, जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। आदरणीय कुलदीप जी। हेलो, नमस्कार आप सभी को। सबसे पहले तो मैं टारगेट एकेडमी के फाउंडर श्री नीरज सर और बाकी जो फैकल्टी हैं उन सबका धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया जिस पर मैं आप सबसे बात कर सकता हूं। आपके जो डाउट्स हैं इस परीक्षा या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को लेकर के जो आपकी सामान्य डाउट्स हैं उनको उत्तर दे सकता हूं। तो चूँकि सर ने बहुत अच्छे तरीके से मेरा इंट्रोडक्शन बताया है कि मैं कहाँ से हूँ, मेरी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई, फिर भी मैं एक बार बहुत ब्रीफली अपने बारे में बताता हूँ। जो मैं चंदला है एक छोटा सा टाउन, उसके पास रजौड़ा है, वहाँ पर मेरा जन्म स्थान है। और जो मेरी प्रारंभिक एजुकेशन है वो चंदला से हुई। उसके बाद मैंने 9वीं से 12वीं तक की पढ़ाई यहाँ मरियम माता से की। उसके पश्चात स्नातक के लिए मैं दिल्ली गया, जहाँ से मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय के हंसराज कॉलेज से BA ऑनर्स इन इंग्लिश लिटरेचर से स्नातक किया। उसके पश्चात मैंने कोचिंग ज्वाइन की वहीं दिल्ली में, जो कि 2022 से 2023 तक चली। और जब UPSC की जो 2023 वाली सिविल सर्विस एग्जामिनेशन परीक्षा हुई उसमें मुझको सफलता मिली और 181 रैंक के साथ अभी कुछ दिन पहले मुझे IAS सर्विस एलोकेट हुई है। ये मेरा पहला ही प्रयास था और इसका जो मेन श्रेय जाता है वो मेरे जो परिवारजन है, माता पिता दादाजी, उनका जो आशीर्वाद रहा उसकी बदौलत थी। जब भी हम कुछ भी बड़ा करते हैं या फिर जब हम सपने देखते हैं उनको पूरा करते हैं तो अपनी मेहनत के अलावा जो आपके परिवारजन है उनका जो विश्वास आपके ऊपर होता है या फिर जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका जो आशीर्वाद होता है उसका भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है आपकी सफलता में। तो आप हमेशा जब भी अपने घर से दूर हैं, यहाँ पर रह रहे हैं, बहुत सारे ऐसे समस्याएं जाती हैं तो कोशिश करें कि अपने परिवार वालों को, अपने माता पिता को, दादा दादी को, जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको भी अपना एक सपोर्ट सिस्टम बनाएं ताकि आप उनसे बातें शेयर करें और वो आपका जब मनोबल गिर रहा होगा तो वो आपका मनोबल बढ़ाएंगे और हमेशा आपको महसूस होगा कि अगर कभी सफलता नहीं भी मिलती है तो हमारे साथ जो हमारे परिवारजन है वो सब खड़े हुए हैं। उसके बाद अभी आप सब शायद कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो एक सबसे बड़ा जो प्रश्न आता है जब भी हम सोचते हैं कि हम किसमें कैरियर बनाएं, क्या करना है, तो सिविल सर्विसेज में क्यों जाना है, हमको प्रशासनिक सेवा में क्यों जाना है, उसका एक जो बहुत महत्वपूर्ण आउटकम होता है वो ये है कि आप जब ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था के भागीदारी होते हैं तो आप राष्ट्र निर्माण में अपना सहयोग दे सकते हैं, समाज निर्माण में अपना योगदान दे सकते हैं। क्योंकि आज के समय में बहुत सारे दूसरे एवेन्यूज हैं जहाँ पर आप रह करके समाज सुधार के बहुत सारे काम कर सकते हैं, अपना एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। लेकिन जिस तरह से आप एक अधिकारी बन करके, एक IAS ऑफिसर बन करके देश की शिक्षा नीति कैसी हो, देश का स्वास्थ्य नीति कैसा हो, उसको जब आप फॉर्मुलेट करते हैं, जब आप सेक्रेटरी होते हैं किसी भी मंत्रालय में, जब आप किसी जिले के DM बनाए जाते हैं तो उन पॉलिसीज को आप इम्प्लीमेंट करते हैं, तो उस समय जो आपके पास एक मौका होता है, जो आप अपने आसपास देखते हैं कि क्या समस्याएं हैं, जो किसान क्या समस्या महसूस कर रहा है, गरीब क्या समस्या महसूस कर रहा है, तो उन पॉलिसीज को आप ऐसे डिजाइन कर सकते हैं कि उनकी जो समस्याएं हैं वो हल हो जाएं। और जो हम लोगों की पृष्ठभूमि है, बुंदेलखंड क्षेत्र है, वहाँ पर तो हमको पता ही है कि कितनी ज़्यादा इन मूलभूत आवश्यकताओं की कमी है, चाहे वो शिक्षा व्यवस्था हो, चाहे स्वास्थ्य व्यवस्था हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में हो। तो जब आप इन पदों पर जाते हैं तो वहाँ पर आपके पास जो मौके होते हैं बदलाव लाने के वो बहुत बड़े होते हैं, क्योंकि आपको उस तरह की आपके पास पावर्स होती हैं, उस तरह की आपके पास अथॉरिटी होती है। तो ये पहला रहा कि हमको सिविल सर्विस में कैरियर क्यों बनाना है और हम क्यों बना सकते हैं। बाकी एक जो बहुत सामान्य प्रश्न होता है कि कई बच्चे अभी हो सकता है 12th कंप्लीट किए हों, कई बच्चे हो सकता है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में हो, तो एक प्रमुखता से सवाल आता है कि हम तैयारी की शुरुआत कैसे करें। और ये सिर्फ एक UPSC एग्जाम नहीं, दूसरे एग्जाम भी हो, चाहे वनडे एग्जाम हो,
चाहे आपके MPPSC के एग्जाम हो, तो किसी भी एग्जाम को तैयारी करने शुरू करने से पहले आपको उस एग्जाम को समझना बड़ा ज़रूरी होता है। वो कैसे हम समझ सकते हैं? वो समझने के लिए आप देखिए कि उसका सिलेबस क्या है, उसमें क्या क्या टॉपिक्स वगैरह मेंशन है। उसके बाद दूसरा स्टेप आपका क्या होना चाहिए कि आप ये देखें कि उस विषय से या उस पेपर में किस तरह के PYQs आए हैं, पिछले वर्षों में किस तरह के प्रश्न आए हैं, उनको देखिए। और ये भी देखने की कोशिश कीजिए कि जिस व्यक्ति ने उन परीक्षाओं में सफलता हासिल की है उनको सुने और उनका जो अनुभव है वो समझने की कोशिश करें कि किस प्रकार की समस्याएं आती हैं, किस तरह उन्होंने किस चीज़ की तैयारी की। इससे क्या होता है कि आपको एक ओवरऑल 360 अंडरस्टैंडिंग हो जाती है उस परीक्षा, उस पेपर की। एक सीधा सा उदाहरण है, अगर जैसे कोई भी मान लीजिए युद्ध पर जा रहा है तो पहले उसको पता होना चाहिए कि वहाँ का टेरेन कैसा है, वहाँ की ज्योग्राफी कैसी है, तब आप अपने जो टैक्टिक्स हैं उनको डेवलप कर पाएंगे। सिमिलरली जब भी आप किसी परीक्षा को देना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ये परीक्षा किस तरह की है, इसका सिलेबस क्या है, किस तरह के प्रश्न आते हैं, किस तरह से आप और बेहतर तैयारी कर सकते हैं। तो एक परीक्षा की अंडरस्टैंडिंग होना बड़ा ज़रूरी है, जो कि आप PYQs और सिलेबस, टॉपर्स को सुनना, उनसे आप डेवलप कर सकते हैं। उसके बाद हम बात कर सकते हैं कि बेसिक्स कैसे मजबूत करें। आजकल कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो उसमें बेसिक्स तो आता ही है, साथ ही साथ आपकी जो अवेयरनेस है कि देश दुनिया में क्या चल रहा है, आर्थिक स्थिति क्या है, राजनीतिक क्षेत्र में क्या परिवर्तन हो रहे हैं और हमारा भूगोल क्या है, आसपास क्या है हमारे, तो उन सबको आपको बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे कि आप क्या कर सकते हैं, आप बेसिक NCERTs पढ़ सकते हैं, जो कि सभी बताते हैं, आपके शिक्षकगण भी बताते होंगे, टॉपर्स बताते होंगे कि एक बार कोशिश कीजिए कि एक बार NCERTs वगैरह आप उनका अध्ययन करें। जिससे क्या होता है कि जो टॉपिक्स होते हैं उनका आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, क्योंकि जब आप बेसिक समझेंगे तब आपको स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, या फिर आप यहाँ क्लासेस लेते हैं तो जब कोई टीचर बताएगा तब आसानी से समझ में आएगा। ऐसा नहीं लगेगा कि ये तो कुछ सर नया शब्द ही बता रहे हैं, उनको पता ही नहीं है। तो वहाँ से आप शुरुआत कीजिए कि आपकी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, सोच है, वहाँ से वो बढ़े। दूसरा क्या कर सकते हैं, आप दैनिक कोई भी एक अच्छा न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। इससे आपकी अवेयरनेस बढ़ती है कि दुनिया में क्या घट रहा है, भारत में क्या घटना घट रही है, क्या प्रमुख मुद्दे हैं जो कि हमारे देश समाज के लिए बहुत आवश्यक है। साथ ही साथ दूसरा, अगर आप स्नातक कर रहे हैं तो उस विषय पर भी आप रुचि रखें बहुत अच्छे से, जो आपका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट है या फिर 11वीं 12वीं में है तो उसको भी बराबर ध्यान दें, क्योंकि अल्टीमेटली क्या होता है कि यही सब चीज़ें आपका बेस बनाती हैं, यही सब चीज़ें आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करती हैं कि आप बाकी चीज़ों को समझ सकें। तो ये प्रमुखता 2-3 बातें थी। उसके बाद मैं चाहूँगा कि यदि किसी भी बच्चे को जो भी कुछ उनके डाउट्स हों, प्रश्न हो, या फिर जो भी उनको लगता है कि उनको पूछना चाहते हैं तो वो पूछ सकते हैं, और मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपके सवालों का जवाब दूँ। और आप बेझिझक पूछिए, कोई भी सवाल हो, कुछ भी हो, जो भी डाउट हो। हाँ बताइए सर। मेरा नाम है जी। सर, मैं ये जानना चाहता हूँ आपका जो स्टडी का डेली रूटीन था वो किस तरीके से था और किस पैटर्न के तरीके से आप स्टडी करते हैं? हाँ, तो देखिए, सबसे पहले तो मैं ये क्लियर करूँगा कि जो स्टडी पैटर्न या फिर स्टडी शेड्यूल होता है वो सभी बच्चे का अलग होता है। इसलिए क्योंकि हर बच्चे की जो काबिलियत है वो अलग होती है। किसी को कोई भी चीज़ 2 घंटे में पढ़कर समझ में आएगी, हो सकता है किसी तीसरे व्यक्ति को उसको पढ़ने के 3 घंटा लगे। तो आपको ये चीज़ समझनी है। उसके बाद मेरा शेड्यूल ऐसा रहता था कि मैं कोशिश करता था कि सुबह 7 बजे तक जो मेरे ब्रेकफास्ट वगैरह है सब हो जाए। उसके बाद मैं स्लॉट्स में टाइम डिवाइड करता था। तो जो मेरा पहला स्लॉट होता था वो 7 to 12 होता था। 7 से 12 मैं लाइब्रेरी जाता था। उस वक्त मैं सिर्फ पढ़ाई करता था, मोबाइल वगैरह घर पे छोड़कर जाता था। उसके बाद 2 घंटे का ब्रेक होता था जिसमें मैं लंच करता था, और 40-45 मिनट्स में थोड़ा सा नैप लेता था, सो जाता था। उसके बाद दूसरा स्लॉट 2 to 6 होता था। 6 से 8 के बीच में फिर मैं डिनर कर लेता था अराउंड 8, फिर लाइब्रेरी वापस आ जाता था। तो 8 to 11 और 11:30 रहता था। तो इस तरह से आप अपने टाइम को डिवाइड कर सकते हैं ज़्यादा प्रोडक्टिव यूटिलाइजेशन के लिए, कि आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। उस दौरान ब्रेक लेना भी जरूरी है। और जब आप पढ़ रहे हो तो आप कोशिश करें कि आप मोबाइल नहीं चला रहे हैं, कोशिश करें कि आपका दिमाग ध्यान भटका हुआ नहीं है। कंसोलिडेटेड पढ़ाई, इसका मतलब कि आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं आप। ऐसा नहीं कि बहुत बार क्या होता है, हम किताब खोल के बैठ जाते हैं और हमारा दिमाग अलग ही चिंतन करने लगता है। बगल में मोबाइल होता है, नोटिफिकेशन आता है, उसको खोल के देखने लगते हैं। तो उन सब चीज़ों से बचना है।
नमस्ते सर, जी, सबसे पहले नमस्कार। तो आपको बहुत बहुत बधाई यूपीएससी में सेलेक्ट होने के लिए। थैंक यू सो मच। सर मेरा नाम अमर सिंह यादव है। सर मेरा हिंदी मीडियम है। यूपीएससी के लिए मैं लगभग अभी 3 प्रयास मतलब दे चुका हूँ, पर प्री पास नहीं कर पा रहा हूँ। जी। उससे जो पहले 2 प्रयास दिए हैं उसमें मैंने सीसेट क्वालिफाई नहीं कर पाया। अच्छा। तो अभी इस बार का दिया है, तो इस बार का सीसेट में तो जो कोचिंग की आंसर की है उसके अनुसार स्कोर अच्छा रहा, लगभग 90 समथिंग। लेकिन जो जीएस था उसमें सिर्फ 84 हो रहा, तो शायद हो सकता है जीएस की वजह से ही बाहर हुआ। रिजल्ट तो आ गया है ना? अच्छा, हो सकता है उसके बाद। हाँ, ये 24 वाला। हाँ, तो उसका जैसे सीसेट का आपको समस्या है, तो इस बार का सीसेट थोड़ा सा नॉर्मल जनरल पैटर्न में आया था। हाँ, ये तो पास हो रहा हूँ मैं, पर जीएस है, जो जीएस में सिर्फ 84 नंबर आ रहे हैं। ठीक है, तो देखो जीएस के लिए क्या करना है कि पहले तो आप लिमिटेड रिसोर्स रखें। जैसे कि आप किसी विषय के लिए एक किताब पढ़ रहे हैं तो कोशिश करें कि उसी किताब को कई बार आप रिवाइज करें, क्योंकि यूपीएससी में कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। अगर आप कोशिश करेंगे कि अभी मैं लक्ष्मीकांत पढ़ रहा हूँ, कल को कोई दूसरी किताब मार्केट में आई है तो मैं उसको उठा के पढ़ लेता हूँ, तो ऐसा नहीं करना है। ट्राई करें कि जो भी किताब आप पढ़ रहे हैं उसको ही कई बार पढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि जब आप कई बार चीज़ें पढ़ते हैं तब आपका वो कॉन्सेप्ट आपके रिफ्लेक्स में होता है। एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं, कोई ऐसा सवाल आया और कॉन्सेप्ट बेस्ड है तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कि भाई इसका ये था कि ये था। जब आपका सफिशिएंट रिवीजन होता है तो कोशिश करें कि जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं, जो प्राइम सोर्स है आपका पढ़ने का हर सब्जेक्ट का, उसको लिमिटेड रखें, उसको बार बार रिवाइज करें। दूसरा, कोशिश करें कि अगर आपके पास टाइम है 25 बार अटेम्प्ट देंगे तो टैब से ट्राई करें कि एटलीस्ट 30-40 मॉक्स आप लगा लें। टाइम बाउंड मतलब 2 घंटे में आपको लगाना है। फिर देखिए कि आप किस सब्जेक्ट में वीक है, उस सब्जेक्ट को बेहतर करने की कोशिश करें। तो ये सेल्फ असेसमेंट भी टाइम से करते रहिए। मॉक्स लगाइए, मॉक की बहुत अच्छी यूटिलिटी होती है, आपका एक माइंडसेट डेवलप होता है। दूसरा, आपकी प्रैक्टिस होती है, आप उस ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपका माइंडसेट डेवलप हो जाता है। आप फिल्म से 2-3 महीने पहले ये कीजिए, और अगर आप बेसिक सिलेबस कंप्लीट करते हैं, करंट अफेयर्स करते हैं, मॉक टेस्ट लगाते हैं, तो फिल्म्स कहीं ना कहीं जीएस हो जाएगा। और इस बार का मुझे लगता है आसान भी था। अगर आपने स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ी होती तो क्वालिफाई कर लेते, बट क्या होता है कि जब चीज़ें आसान होती हैं तो हम थोड़े से कॉम्प्लेसेंट हो जाते हैं कि ये तो बड़ा आसान है, बन ही जाएगा। तब हम बड़े बड़े सिली मिस्टेक्स कर देते हैं, जो कि शायद हम नॉर्मली नहीं करते हैं। सर ऐसा ही कुछ हुआ, क्योंकि जो विजन के मैंने टेस्ट लगाए हैं तो टेस्ट टफ बनाते थे, पिछली पेपर के अनुसार केवल 1 केवल 2 वाला ऑप्शन देखते थे। तो उसी के आधार पे मैंने वहाँ एग्जाम हॉल में अपने आप को मैं कन्विंस नहीं कर पाया, और उसमें मैंने ज़बरदस्ती का एलिमिनेशन लगा दिया, जबकि वो लगना भी नहीं चाहिए था। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, सोचा ऐसे कैसे हो सकता है, यूपीएससी टफ पूछता है, तो बस उसमें ज़बरदस्ती का एलिमिनेशन लगा दिया। और या दूसरा हो सकता है कि सर मैंने थोड़ी ज़्यादा अटैम्प्ट ले लिए थे, क्वेश्चन 92 समथिंग ले लिए थे, तो एक जो मुझे नहीं आ रहे थे तो मुझे शायद वो नहीं करने चाहिए थे। एक गलती ये भी मुझे नहीं, तो इन सब चीज़ों को आप ध्यान रखिए। और ये जो चीज़ें आपने सीखी ना कि ज़्यादा अटैम्प्ट नहीं करने हैं, जो हमको पता है पेपर आसान है और जानते हुए क्वेश्चन गलत करना, तो ये तो बड़ा क्रिटिकल है, क्योंकि इसमें कितना कॉम्पिटिशन है। तो क्वेश्चन गलत हुए आप 5-6 मार्क्स लीजिए आपने। सर और एक क्वेश्चन मेंस से रिलेटेड है। सर मेंस से रिलेटेड ये है कि सर एक तो थोड़ा सिलेबस मतलब पूरा कवर करने में लगने लगता है, जब तक पॉलिटी पढ़ते हैं हिस्ट्री गायब हो जाती है, हिस्ट्री पढ़ते हैं तो दूसरा विषय गायब। तो एक तो एक है, इसको कैसे समेटें हम मेंस के अकॉर्डिंग। और दूसरी चीज़ के जैसे मेंस में अगर टॉपिक वाइज नोट्स भी बना लिए हैं तो उस टॉपिक से जैसे मतलब वैसे तो क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है जो बिल्कुल सीधे सीधे आएंगे, पर अगर कोई कई क्वेश्चन ऐसे नए आ जाते हैं, यूपीएससी हर बार नए ही क्वेश्चन पूछता है, तो उसको सर कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं? देखो, जो तुम ये बता रहे हो कि कुछ ट्रेडिशनल क्वेश्चंस आते हैं किसी भी टॉपिक से, कुछ अनकन्वेंशनल आ जाते हैं, तो उन अनकन्वेंशनल क्वेश्चंस को आप पूरी तरह से प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं। बट उसका क्या सॉल्यूशन है कि जो करंट अफेयर्स में चल रहा है, फॉर एग्जांपल तो 23 का मैंने मेंस लगा था, उसमें ड्रोन से रिलेटेड क्वेश्चन आया था कि इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। तो उस समय खबर भी क्या चल रहा था कि जो अपनी वेस्टर्न बॉर्डर है पाकिस्तान की, वहाँ पर बहुत सारे ड्रोन्स आ रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से, तो वो वहाँ से था। तो बहुत सारा मीडिया में आर्टिकल्स आ रहे थे, न्यूज़पेपर्स वगैरह में कि कैसे टैकल किया जा सकता है। तो वो आपको अवेयरनेस जनरेट करनी है कि जो हम पढ़ रहे हैं पेपर में, जो मैगजीन में पढ़ रहे हैं, वो क्या रिलेवेंट हो सकता है। तो वहाँ से आप उनके लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। और दूसरा, जो आपको मेंस के लिए कैसे करना है, तो टॉपिक वाइज नोट्स बनाइए, क्रिस्प नोट्स बनाइए, ताकि जब एग्जाम होता है तो उस दौरान आप प्रॉपर रिवाइज कर सकें। जी सर। अभी लास्ट 2-3 क्वेश्चन और आप पूछ सकते हैं यदि और कोई पूछना चाहता है। हाँ प्लीज। हाँ, शुरुआत से देखो, मैंने बताया कि पहले आप सिलेबस को समझें, दूसरा पिछले साल के प्रश्न पत्रों को देखें, तीसरा जो टॉपर्स क्वालिफाई किए उनके बारे में सुने। एक टॉपर को नहीं, बहुत सारे टॉपर्स को सुने कि कैसे उन्होंने शुरुआत की,
क्या उनका रिसोर्स रहा, और फिर आप उन किताबों को थोड़ा सा एनसीईआरटी पढ़ करके अंडरस्टैंडिंग डेवलप कीजिए, फिर आप स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ने की कोशिश कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपको कोचिंग की आवश्यकता है तो आप कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं। स्टार्ट कीजिए सिलेबस और एग्जाम को जानने से। हाँ, तो उसको याद भी नहीं करना, सिर्फ हमको समझना है कि नहीं देखो हाँ, एक आध रिवीजन में ऐसा होता है, कुछ कभी भी पढ़ते हैं, हम भी पढ़ते हैं, तो एक दो रीडिंग में वो चीज़ें दिमाग से निकल जाती हैं। बट आप जब बार बार रिवाइज करते हैं तो वो कहीं ना कहीं तब आपके दिमाग में रह जाता है, और उसको आपको एक प्रॉपर इंटरवल में दोबारा रिवाइज भी करना है। ठीक है, हाँ मैम आप पूछिए। आपकी सफलता के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। हाँ, आ जाइए। सर मेरा नाम शिवानी चौरसिया है। मैंने भी सर यूपीएससी इस बार का प्री दिया था, बट इसमें सर सीसैट में मेरे 24 ही क्वेश्चन हो पाए, तो इसलिए सर वो नहीं हुआ है। लेकिन सर अब 2025 वाला जो देना है उसके लिए सर जो रिवीजन है वो नहीं ठीक से हम कर पाते हैं, तो सर उसके लिए आप बताइए कैसे रिवीजन करें सर। हेलो, हाँ, तो देखो रिवीजन तो आपको करना पड़ेगा, वो नॉन कॉम्प्रोमाइजेबल, उसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। और रिवीजन आसान कैसे होगा, तो जब कोई भी एक बुक आप पढ़ रहे हैं तो कोशिश करें कि उसको आप जैसे एक बार पढ़ा, दूसरी बार पढ़ा, तीसरी बार पढ़ा, तो उसमें कुछ आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें समझ में आएंगी, ये रेलेवेंट है, तो उसको अंडरलाइन या फिर उसके शॉर्ट्स नोट्स बनाने की कोशिश करें। मान लीजिए आपने लक्ष्मीकांत ने पार्लियामेंट का चैप्टर पढ़ा, थोड़ा सा बल्कि चैप्टर है वो, तो उसको रिवाइज करने की आप ट्राई करें कि आपको बार बार उसको रिवाइज करना है, एटलीस्ट 10 to 15 टाइम्स करेंगे आप। तो कोशिश करें कि 3-4 A4 शीट्स में उसका जो मेन सार है, समरी है, उसको इस तरह से लिख लें जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट है, फिर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट है। तो जब आप उसी कंपैरिजन में जब उन चीज़ से रिवाइज करेंगे तो थोड़ा कहीं ना कहीं आप जल्दी रिवाइज कर पाएंगे, तो वो आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। और आपके पास अभी पर्याप्त टाइम है 2025 के लिए। बाकी सीसेट में आप क्या कर सकते हैं, सीसेट में आप कोशिश करेंगे कि उसमें बाकी दूसरी पार्ट है, जैसे कि कॉम्प्रिहेंशन है, मैथ्स है, रीजनिंग है, तीनों को बराबर इंपॉर्टेंस दें। ऐसा नहीं कि मेरा मैथ्स और कॉम्प्रिहेंशन अच्छा है तो मैं तीसरे को छोड़ दूंगी, तीनों को बराबर ध्यान दें, क्योंकि तभी आप क्वालिफाई कर लेंगे। आपको सीसेट को ऐसा क्वालिफाइंग एग्जाम नहीं देखना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जिनके 100+ मार्क्स आते हैं पर सीसेट में 1-2 नंबर से रह जाते हैं। यस सर इस बार के जो कॉम्प्रिहेंशन थी वही गलत हो गए हैं। हाँ, वो वाला तो पार्ट तो सही था, वही गलत हो गए हैं। नहीं, बिल्कुल आपको जिसमें कमी लग रही है उसकी आप मेहनत कीजिए कि चीज़ें बैलेंस रहें ना। जी सर और एक और है कि आंसर राइटिंग के लिए जैसे सिलेबस तो कंप्लीट है ही एक प्रकार से, तो आंसर राइटिंग जो करनी है तो उसके लिए सर वो रिवीजन और फिर इसके लिए और थोड़ा सा सर बता दीजिए। आंसर राइटिंग के लिए देखो क्या कर सकते हो कि बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जो डेली क्वेश्चंस वगैरह देते हैं। हाँ सर, ये कर सकते हो। दूसरा क्या कर सकते हो, टॉपर्स की कॉपीज पढ़ी जाती है फॉरम पे, नेक्स्ट IAS पे। हाँ सर देखी है। तो उन टॉपिक्स को देखिए और उसमें से अगर जो टॉपिक आपने पढ़ा है वैसा क्वेश्चन है तो उसको लिखने की कोशिश कीजिए। फिर आप एक बार देखिए कि जो टॉपर ने लिखा है या जो आपने लिखा है क्या डिफरेंस, उन्होंने जो पॉइंट्स उसमें इंक्लूड किए क्या वो इंक्लूड कर पा रहे हैं, उनके प्रेजेंटेशन का तरीका कैसे, इंट्रोडक्शन कैसा लिखा, कंक्लूजन कैसा लिखा। आप कोशिश कीजिएगा कि जो इंस्पिरेशन है आपको टॉपर्स की कॉपी से मिले, क्योंकि मैंने भी बहुत इवन मैं तो ट्राई करता था कि एटलीस्ट 1-1.5 घंटे डेली मेंस ड्यूरिंग प्री और मेंस के बीच में टॉपर की कॉपी देखो, चाहे वो ऐसी एथिक्स की हो, चाहे ऐसे की हो, चाहे मेरे ऑप्शनल की। उससे क्या होता है कि आपको एक स्टैंडर्ड पता चल जाता है कि उनको कैसा आंसर लिखना है। हाँ सर ये तो देखते हैं। हाँ, और तो सर उसमें एक चीज़ ये समझ में आती है जब कॉपी देखते हैं या क्वेश्चन को देखते हैं तो जैसे क्वेश्चन कोई भी है तो उसमें ये समझ में आता है कि इसमें लिखना ही है, बट लिखने बैठते तो फिर वो वहाँ नहीं याद आता। तो इसलिए सर कह रहे हैं कि रिवीजन की कमी है ना। हाँ डेफिनेटली रिवीजन की कमी है, आपके शॉर्ट नोट्स होने चाहिए, क्योंकि फिर ऐसा अगर आपको समस्या है कि आपको याद नहीं आता है तो आप मेंस में कैसे लिखेंगे? 20 हाँ क्वेश्चन सर यही होगा, सर यही होगा। डेफिनेटली शॉर्ट नोट्स करें और उनको बार बार पढ़ने की कोशिश करें ताकि आपके टिप्स में हो कि अच्छा ये टॉपिक आया है तो इसका मैं कैसे इंट्रोडक्शन लिखूंगी, ये टॉपिक आया तो उसमें क्या पॉइंट्स इंक्लूड करेंगे। यस सर, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन वी कैन टेक। थैंक यू सर। हाँ सर मैं भी ये फर्स्ट ईयर का तैयारी के दौरान सर कहा जाता है कि अनुशासन का बहुत बड़ा योगदान है, तो सर अनुशासन कैसे लाया जाए, लगातार कैसे अनुशासन? देखो लगातार डिसिप्लिन रहना तो थोड़ा सा मुश्किल होता है। आपको कभी कभी हाई फील पढ़ने का बड़ा अच्छा कॉन्फिडेंस रहता है, कभी कभी आप लो फील करते हो कि अब पढ़ाई करने का आज मन नहीं है, तो क्या करें उस टाइम एक दिन ब्रेक ले सकते हो, लेकिन ब्रेक आपका लंबा नहीं हो। एक दिन रेस्ट ले सकते हो, एक दिन ऐसी एक्टिविटीज़ कर सकते हो कि जो आपको अच्छा लगता हो, बुक्स पढ़ना, खेलना, फ्रेंड्स के साथ जाना। बट बस ये कोशिश करना है कि जो ब्रेक है आपका वो 1 हफ्ते का ब्रेक ना हो जाए, 1 दिन का ब्रेक हो, उसके बाद फिर बैक टू दी स्टडी टेबल। सर आपका कोचिंग दी है तो सर आपकी
मतलब इस जर्नी में कोचिंग का कितना योगदान रहा है? देखो कोचिंग का तो मैं कहूँगा मेरे लिए रोल रहा है, क्योंकि कुछ सब्जेक्ट्स के लिए मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ने की, तो और एक सिलेबस टाइम पर कंप्लीट हो गया, उसका एक सेंस आ जाता है कि अच्छा मेरा सिलेबस हो गया, मुझे एग्जाम देना है। बाकी भी हेल्पफुल रहा, टेस्ट सीरीज वगैरह में जो टीचर्स वगैरह रहे वो अच्छे टीचर्स थे, तो मुझे हेल्प किया। बट ये बड़ा सब्जेक्टिव होता है कि अगर आपको पसंद है कि आप स्वयं से चीज़ें कर सकते हैं तो कोचिंग की कोई आवश्यकता नहीं है, तो बड़ा पर्सनल चॉइस हो सकती है। मैम आप पूछिए। गुड मॉर्निंग। हमारा क्वेश्चन है कि जैसे वर्तमान में मोबाइल का चलन चल रहा है, जैसे कि ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, तो ऑनलाइन पढ़ना ज़्यादा सटीक है या फिर ऑफलाइन लोग? देखो इसमें भी बड़ा पर्सनल एक्सपीरियंस हो सकता है हर व्यक्ति का, लेकिन जो मेरा ओपिनियन है, मुझे लगता है कि जब आप ऑफलाइन क्लास में बैठ कर के पढ़ते हैं तो आप थोड़ा सा ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, आप चीज़ों को सुनते हैं, नोट्स बनाते हैं। ऑनलाइन में 3 घंटा या 2.5 घंटे का लेक्चर लेना थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है, बट ऑफलाइन में आप थोड़ा सा इन्वायरमेंट देखते हैं। बट अगर कुछ समस्या है, जैसे कि मान लीजिए मैं नहीं जा सकता हूँ इलाहाबाद दिल्ली, तो अगर आप अपने कमरे में बैठ करके क्लास लेकर के पढ़ना चाहें तो पढ़ लेते हैं। अभी ये कोई बहुत आवश्यक चीज़ नहीं, क्योंकि अभी इस बार जो रिजल्ट आया उसमें आप देखेंगे तो बहुत सारे बच्चे हैं, 8 से 30-40% बच्चे जो कभी दिल्ली नहीं गए, घर पे बैठ करके तैयारी की, जब उनको मेंस के दौरान तैयारी करने की आवश्यकता पड़ी तभी बाहर गए हैं। ठीक है, हाँ तो बात लास्ट में मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और हाँ प्लीज़। गुड मॉर्निंग। तो मैंने अभी जेई का एग्जाम दिया था, उसके बाद मैंने ऑनलाइन दिया डेफिनेटली जो आपका ज़्यादा से ज़्यादा समय में आप कोशिश करें कि उसको डेडिकेट करें ज़्यादा से ज़्यादा समय, और देखें जो इधर उधर डिस्ट्रैक्शंस में टाइम निकलता है वो नहीं मिलता। और सर को जाना है, उनका टाइम भी हो गया। बहुत अच्छा सर ने आप सभी के डाउट्स को क्लियर करने का प्रयास किया। तो सर के मन में एक चाहत है, यही जुनून, यही एक ख्वाब मेरा है, वहां चिराग जला दूं जहां अंधेरा है। तो संचालक महोदय द्वारा श्रीफल और शॉल से स्वागत करते हुए हमारे अतिथि महोदय का स्वीकार करें महोदय, और इन बच्चों की भावनाओं को आपने जो ध्यान दी, तवज्जो दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भाई